देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने राजनैतिक दल का जो चैप्टर है उसमें राष्ट्रीय राजनैतिक जो हमारी पार्टियां हैं 6, उनमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विषय में हम लोगों ने देखा था। आज शुरू करते हैं बहुजन समाज पार्टी, जो सबसे ज़्यादा प्रभावी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इसको भी राष्ट्रीय राजनैतिक दल का दर्जा प्राप्त है। इस पार्टी का गठन 1984 ईस्वी में स्वर्गीय कांशीराम जी ने किया था, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी हम सबको पता है। बहुजन का अर्थ ही होता है बहुत से जन, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कि बहुत से लोगों का हित हो और बहुत से लोगों को सुख प्राप्त हो। तो कांशीराम जी का मानना था कि इस देश में 85% जो आबादी है वह दलितों की है, आदिवासियों की है, पिछड़े की है, और इसमें उन्होंने राजनीति के चलते अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया। विशेष तौर से प्रारंभिक चरण में इस पार्टी के साथ जो दलित समुदाय है वह अधिक मात्रा में जुड़ा। इन्होंने अपने महापुरुषों के रूप में, जो दलित महापुरुष थे, सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि साहू जी महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, भीमराव अंबेडकर आदि को ये अपने महापुरुष के रूप में जो आगे करके राजनीति करना शुरू किया। शुरू में तो केवल इनसे दलित ही जुड़े, बड़े खतरनाक इनके नारे लगा करते थे कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तिलक मतलब ब्राह्मण, तराजू माने व्यापारी, और तलवार मतलब क्षत्रिय। इनके बहुत कह सकते हैं कि थोड़ा सा पाठ्यक्रम से हट कर के ये बड़ा भयंकर नारा इनका चलता था। इसलिए चलता था कि अधिक से अधिक इन नारों से प्रभावित होकर दलित जो दबे कुचले लोग हैं वो एक प्रतिक्रिया स्वरूप जो है इनके दल से जुड़े, और हुआ भी ऐसा। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। लेकिन केवल एक दलित की पार्टी बनकर के जो है ये पार्टी रह गई, और विधायी संस्थाओं में इतना प्रतिनिधि इनके नहीं जीत पाते थे कि सत्ता संस्थान को प्रभावित करें। इसलिए इन्होंने अपने नीतियों को बदला, और उन नीतियों में सोशल इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, सामाजिक समीकरण साधने की जो सभी जाति वर्ग और समूह में जो एक कोशिश राजनीतिक दलों की रहती है, उसके अंतर्गत इन्होंने जो है काम किया, जिस कारण से ये जो है प्रदेश की सत्ता में भी आए, और मुख्यमंत्री के रूप में जो, जिसको हम सभी लोग जानते हैं, बहन मायावती मुख्यमंत्री बनी। सबसे बड़ा आधार पहले ही बताया कि इस पार्टी का उत्तर प्रदेश में है, यहाँ सरकार भी बन चुकी है, पूर्ण बहुमत की भी सरकार बन चुकी है,
और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके भी सरकार बनी है इस पार्टी की। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी इस पार्टी का जो है काफ़ी महत्व है, काफ़ी इनके समर्थक हैं और 2-4-5 सीटें उन प्रदेशों में भी जीतते हैं, लेकिन इतनी शक्तिशाली नहीं है कि अकेले दम पर अभी तक की जो स्थिति है वहाँ पर ये जो है सरकार बना लें। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर के उत्तर प्रदेश में 3 बार इन्होंने सरकार बनाई है और 2004 के लोकसभा चुनाव में करीब 5% वोट और 19 सीटें मिली थी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी 2004 में बहुजन समाज पार्टी के लिए। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, CPIM जिसको हम कहते हैं। ये 1964 में जो है इसकी स्थापना हुई। यह पार्टी मार्क्सवाद और लेनिनवाद में आस्था रखती है। माने आप कह सकते हैं कम्युनिस्ट की जो दोनों पार्टियां हैं वो मार्क्स और लेनिन के विचारों पर चलती हैं। माने ये बौद्धिक खुराक सोवियत संघ से लेते हैं। ये भारत के हर राष्ट्रवाद की हर बात का ये विरोध करते हैं और अपने को साम्यवादी कहते हैं। माने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के समर्थक तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता के ये विरोधी हैं। ये साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता के नारे को उछाल करके एक छद्म धर्मनिरपेक्षता और खोखले समाजवाद के समर्थन में ये अपनी राजनीति करते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव में कई बार ये सहायक और उपयोगी भी रहे हैं सत्ता प्रतिष्ठानों में। इनकी सबसे बड़ी जो ताकत है वह है पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में। पश्चिम बंगाल में तो कई सालों से यह सत्ता से बाहर है, कभी शक्तिशाली हुआ करते थे लेकिन अब वहाँ पर इनकी सरकार नहीं है। केरल में आज भी सरकार है, त्रिपुरा में भी अब सरकार नहीं है लेकिन प्रभावी रूप से आज भी इनकी स्थिति त्रिपुरा में है। ये विशेष तौर से गरीबों, कारखाना मजदूर, खेतिहर मजदूर और बुद्धिजीवियों के बीच में अच्छी पकड़ है। सबसे अच्छी पकड़ इनकी बुद्धिजीवियों के बीच में है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि मार्क्स और लेनिन अर्थात साम्यवाद की जो साहित्य है वो साहित्य इनका बहुत ज़बरदस्त है जो बुद्धिजीवियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। सैद्धांतिक पक्ष बहुत सुंदर है लेकिन व्यवहारिक पक्ष जो है इनका, उस सिद्धांत को व्यवहार में कैसे उतारा जाए उसका कोई ब्लूप्रिंट मेरी समझ से इनके पास नहीं है। हंसिया और हथौड़ा इनका चुनाव चिन्ह है। पश्चिम बंगाल में इतने ताकतवर थे कि 30 वर्षों तक इनका शासन रहा। मुख्यमंत्री ज्योति बाबू बसु थे। 2004 के चुनाव में इनको 6% वोट और लोकसभा की 43 सीटें हासिल हुई थी। और संपर्क सरकार माने कांग्रेस के साथ जो छोटे छोटे दलों का गठबंधन था जिसको संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नाम से हम जानते हैं, उसको इन्होंने बाहर से समर्थन दिया था। दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI। ये 1925 में गठित हुई थी और मार्क्सवादियों की तरह ये भी वहीं से अपनी वैचारिक खुराक लेते हैं और जो कार्य वो करते हैं, जिस चीज़ का विरोधी वो है अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों का सैद्धांतिक पक्ष से, वही कार्य वही विरोध ये भी करते हैं। संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों के आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानते हैं
1964 में फूट के कारण जो ऊपर हमने अभी पढ़ा माकपा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हसिया हथौड़ा जिसका चुनाव चिन्ह है, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुई। इसलिए इस पार्टी का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आधार कम होता चला गया। लेकिन फिर भी ये केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इनकी स्थिति मजबूत है। 2004 के चुनाव में 1.4% वोट और लोकसभा की 10 सीटें इन्हें हासिल हुई थी। कभी कभी ये दोनों पार्टियां और जितने भी इनके और भी वैचारिक रूप से जो दल या संगठन इनके पास होते हैं, वो अपना एक गठबंधन बना लेते हैं जिनको ये वाम मोर्चा कहते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। कांग्रेस पार्टी से ही टूट करके एक नेता हैं, बड़े नेता हैं शरद पवार, उन्होंने 1999 में इस पार्टी का गठन किया। सैद्धांतिक रूप से इन लोगों की विचारधारा सब कांग्रेस से मिलती जुलती है, लेकिन एक अहम के टकराव के कारण जो है अपने मूल पार्टी से अलग होकर के इन्होंने अपना नया दल बनाया। महाराष्ट्र में सबसे ताकतवर हैं और वर्तमान की जो प्रदेश सरकार है वो इसी पार्टी के सहयोग से चल रही है। 2004 में ये भी कांग्रेस के साथ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में साझेदार थे। इस प्रकार से ये हमारे जो 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल का इनको चुनाव आयोग द्वारा दर्जा प्राप्त है। घड़ी इनका चुनाव चिन्ह है। ये चुनाव चिन्ह जो इनको अलाट होता है, सबसे बड़ी पहचान इनकी ये है कि पूरे भारतवर्ष में इनके जो भी प्रत्याशी हैं वो चुनाव आयोग द्वारा जो एक चुनाव चिन्ह इस दल को अलाट हुए, उसी चुनाव चिन्ह पर भारतवर्ष के किसी भी प्रांत में ये चुनाव लड़ सकते हैं। परंतु जो प्रांतीय या क्षेत्रीय दल हैं वो उनको जो चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह आवंटित किया है, उस चुनाव चिन्ह का उपयोग वो केवल अपने प्रांत में कर सकते हैं। दूसरे प्रांतों में चुनाव में उनको चुनाव आयोग उनके प्रत्याशियों को अलग से चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। तो प्रांतीय दल की परिभाषा हमने ऊपर पढ़ी थी और इनमें से कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनका संगठन अपने प्रांत और क्षेत्र से ऊपर उठकर पूरे देश भर में इनका संगठन अवश्य है, जिसमें प्रमुख रूप से हम नाम ले सकते हैं समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल आदि का, जिनकी कई राज्यों में अपनी सांगठनिक इकाइयां हैं। बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा और मिजो नेशनल फ्रंट जैसी पार्टियां अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर हमेशा सजग रहती हैं। भारत की राजनीति में जिस प्रकार से किसी बड़े दल को इधर कई दशकों से, हालांकि इस बार की जो सरकार है वो तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन पहले से ही उन्होंने अपना गठबंधन बना लिया था, इसलिए उनके जो छोटे छोटे सहयोगी दल हैं उनको लेकर चल रहे हैं। लेकिन लगभग जो है 20-25 वर्षों की जो राजनीति है, आज से 25 वर्ष पहले की, मैंने ये कह सकते हैं जब केंद्र में एक बड़े दल की सत्ता नहीं बन पाई या बड़े दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, उसी समय से
प्रांतीय और इन क्षेत्रीय दलों की शक्तियों में वृद्धि होने लगी, या ये कह सकते हैं कि जब प्रांतीय और क्षेत्रीय दलों की शक्तियों में वृद्धि होने शुरू हुई तो केंद्र में किसी एक दल की बहुमत की सरकार बनना मुश्किल हो गया और ये प्रांतीय और जो क्षेत्रीय दल है बहुमत न मिलने की स्थिति में राजनीति में एक सौदेबाजी करते हैं सरकार बनाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार, व्यवहारिक रूप की बात कर रहे हैं, सैद्धांतिक पक्ष की नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से जिस बड़े दल से इनको लाभ की अपेक्षा होती है उस दल को ये समर्थन दे करके सरकार बनवाने का काम करते हैं। और यही कारण हुआ कि जब ये प्रांतीय दल मजबूत होने लगे तो राष्ट्रीय दलों की भी मजबूरी हो गई इनसे गठबंधन करने की। और आज की स्थिति देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी और इतने दिनों तक सत्ता में रहने वाली पार्टी, इसकी स्थिति ये है कि प्रांतों में जब चुनाव होता है तो वहाँ के जो प्रांतीय दल हैं उन दलों के आगे इस कांग्रेस को झुकना पड़ता है। प्रांतीय दलों के शर्तों के आधार पर कांग्रेस को इन दलों से गठबंधन बनाना पड़ता है। ये प्रांतीय दलों के उभरती हुई शक्ति और अपने अपने प्रांतों में प्रभाव का कारण है। हालांकि अगर सैद्धांतिक पक्ष देखें तो यह अच्छी बात है कि जो बड़े दल हैं वो छोटे या क्षेत्रीय दलों की जितनी पकड़ अपने प्रदेश में होती है और लोगों की जो आशा इन छोटे दलों से होती है, ये छोटे दल राष्ट्रीय गठबंधन बना करके अपने प्रदेश के जन भावनाओं के अनुकूल राष्ट्रीय सरकार को चलाने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन व्यवहारिक पक्ष ये है कि यह छोटे छोटे राजनीतिक दल अपने स्वहित के लिए इन बड़े दलों के सरकार को बनवाने के लिए उनसे अधिक लाभ लेने की शर्तों पर ये राष्ट्रीय दलों से गठबंधन करते हैं। यहाँ पर ये चित्र देखिए आपके सामने है 2007 तक का पूरे देश में जो है कितने प्रभावी अपने अपने प्रांतों में प्रांतीय दल या क्षेत्रीय दल थे, उसका एक विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी ऊपर भी मैंने अलग अलग जो है प्रमुख दलों के विषय में आपको बताया। नेक्स्ट कंटेंट हमारा है राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ। ऐसा नहीं है कि राजनीति करना बहुत आसान है या राजनीतिक दल बहुत आसानी से राजनीति कर लेते हैं। राजनीतिक दलों के पास भी के लिए भी इस लोकतंत्र में बड़ी चुनौतियां हैं। दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है। इसका मतलब यह है कि भारत में चूंकि दलीय व्यवस्था होने के कारण दलीय राजनीति से ही लोकतंत्र की मजबूती या लोकतंत्र की कमजोरी का प्रकटीकरण होता है। जैसे अगर किसी बड़ी पार्टी को
केंद्र की बात हो या राज्यों की बात हो, अगर किसी एक दल को पूरा बहुमत मिलता है तो उस सरकार के पूरे 5 वर्ष तक चलने की पूरी गारंटी होती है। वह एक स्थायी सरकार देने में सक्षम होते हैं। लेकिन अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है, उस स्थिति में जब छोटे छोटे दलों से गठबंधन करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में बनी सरकार के ऊपर संकट के बादल हमेशा मंडराते रहते हैं और 5 साल तक सरकार चलने की संभावना बहुत ही कम होती है। इससे क्या होता है कि जब 5 साल तक सरकार नहीं चलती है तो देश को या प्रदेश की बात हो तो प्रदेश को आर्थिक संकट उठाना पड़ता है, क्योंकि मध्यावधि चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो संकट होता है वो आर्थिक स्थितियों का होता है। और इसके अलावा शासन भी प्रभावित होता है। जो जनहित के काम होते हैं वो जनहित के काम को प्रभावित होते हैं, क्योंकि जब सरकार ही नहीं होती है तो किसी भी प्रकार का जनहित का कार्य नहीं हो पाता है। जो पहले से चले आ रहे कार्य होते हैं वही केवल हो पाते हैं। लोकतंत्र में यदि कोई भी काम गड़बड़ होता है या किसी बड़े वर्ग समुदाय के कार्य अनुकूल नहीं होता है तो उसका सारा का सारा दोष राजनैतिक दलों को ही लोग देते हैं। एक ये सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे जो सत्ता में रहते हैं विपक्ष उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं और जो सत्ता में रहते हैं वो विपक्ष के ऊपर दोषारोपण करते हैं। वो सही है कि गलत है, इसका आकलन जनता करती है और वह जनता फिर अगले चुनाव में जो है गोलबंद होती है। इसलिए राजनीतिक दलों की एक सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि जनता का जो समर्थन उनको है वह समर्थन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और जनता उनके साथ आए। आम जनता की नाराज़गी और आलोचना राजनैतिक दलों के कामकाज के पहलुओं पर केंद्रित रहती है। माने वो राजनैतिक दल क्या काम कर रहे हैं इस पर आम जनता अपनी राय देती है, कभी नाराज़ भी होती है, उनकी आलोचना भी करती है। इसलिए राजनैतिक दल इन आलोचनाओं और नाराज़गियों से बचने की एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने होती है और ये लगभग सभी दलों को इस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। इसका मतलब ये है कि संगठन में जो भी लोग उसके कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं, पदाधिकारी हैं, उनके अंदर अपनी बातों को, अपनी विचारों को पार्टी के अंदर रखने की स्वतंत्रता नहीं होती है। जैसे कुछ पार्टियां किसी परिवार की या किसी व्यक्ति की एक पॉकेट पार्टी बनकर रह गई है। वहाँ वह व्यक्ति जो चाहता है या परिवार चाहता है वही उस पार्टी में होता है। तो वहाँ पर जो आंतरिक लोकतंत्र है वो उसको बना पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हालांकि सभी लोकतांत्रिक पार्टियां यही कहती हैं कि हमारे यहाँ पूर्ण लोकतंत्र है, लेकिन जनता सब समझती है व्यवहारिक पक्ष क्या है। कुछ पार्टियों को
आप देख सकते हैं, जैसे कांग्रेस इस देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है, यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वह एक परिवार के पॉकेट में है। ये कह सकते हैं कि परिवार से बाहर आज 25-30 वर्ष हो गया कोई दूसरा अध्यक्ष ही नहीं बना। अपने प्रदेश की बात आप देख लें, प्रांतीय दलों में तो बहुजन समाज पार्टी है और समाजवादी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर बहन जी का कब्जा है, जो चाहती हैं वो बहन जी करती हैं। समाजवादी पार्टी के ऊपर एक परिवार का कब्जा है, परिवार के बाहर कोई कार्य जो पूरा वर्चस्व है वो नहीं जा सकता है। लेकिन अब इन पार्टियों की भी मजबूरी होती है कि वह देश और प्रदेश की जनता को यह प्रदर्शित करे, शो करे कि हमारे अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। तो यह आंतरिक लोकतंत्र का न होना यह एक बहुत बड़ी चुनौती राजनैतिक दलों के अंदर है। जिन राजनैतिक दलों के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया, आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उनके राष्ट्रीय स्तर का संगठन हो या प्रदेश स्तर के संगठन हो, उसमें जो भी उनके पार्टी का संविधान है, 2-3 साल के अंदर उनके पदाधिकारी बदलते रहते हैं। यह एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। जैसे भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है जिसकी सरकार जो है प्रदेश में चल रही है और देश में भी चल रही है। हर 2 साल पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाते हैं और कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 टर्म मतलब 4 साल से ज़्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता है। अब चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बदल जाता है तो प्रदेश स्तर पर भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी नई टीम का निर्माण करता है, संगठन में नए नए लोगों को लाता है। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है आंतरिक लोकतंत्र है। अगली बड़ी चुनौती होती है राजनीतिक दलों के अपने संगठन के विस्तार के, प्रदेश से जिला, जिला से तहसील, तहसील से गांव स्तर तक संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से युक्त संगठन का निर्माण करना, ये भी राजनीतिक दलों की एक चुनौती होती है। पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, उनके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है, न कोई और माध्यम। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी का नेता हथियार लेता है। जो पार्टी का प्रमुख होता है, जो उसका वर्चस्व हो जाता है, उसके लिए ऐसा कह रहा है। और जो अपने पार्टी सुप्रीमो से सहमत नहीं होता है, उसका पार्टी में टिके रहना मुश्किल हो जाता है। पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी है, वंशवाद की चुनौती या परिवारवाद की चुनौती। जो मैंने आपको बताया कि किसी एक ही वंश या परिवार या व्यक्ति का पार्टी पर जो पकड़ हो जाती है, वह भी इन राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चुनौती होती है। इससे क्या होता है, एक आम कार्यकर्ता जो बहुत दिनों से अपनी पार्टी के लिए काम करता है, उसका पार्टी में आगे बढ़ना एक बहुत कठिन हो जाता है। वो आगे बहुत नहीं बढ़ पाता है क्योंकि वंशवादी और परिवारवादी नेता अपने वंश, परिवार और अपने इर्द गिर्द रहने वाली जो उनकी चाटुकार मंडली है, उस चाटुकार मंडली को ही अपने दल में वो आगे बढ़ाते हैं, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जो है अच्छा नहीं माना जाता है। तो तीसरी चुनौती जो लगभग चुनाव के समय देखने में दिखती है, पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ।
राजनीति में स्पष्ट रूप से बहुत पैसे खर्च होते हैं, जो धनपशु होते हैं वो राजनीति को प्रभावित करते हैं। क्रिमिनल टाइप लोग भी राजनीति को प्रभावित करते हैं, और किसी एक दल की समस्या नहीं, ये सभी दलों की समस्या है। सभी दल इससे प्रभावी हैं। इससे बचना भी राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती है। और व्यवहारिक रूप से बात करें तो इससे बचेंगे क्या? ये राजनीतिक दल स्वयं इनको बढ़ावा देते हैं। और आज जो आंकड़ा है लोकसभा का, 67% जो सांसद हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के संसद में बैठे हुए हैं। जो जितने ज़्यादा धन खर्च कर सके उसको पार्टियां उतने ही ज़्यादा जो है महत्व देती हैं, जो एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही चुनौती है और इन राजनीतिक दलों की भी चुनौती है। चौथी चुनौती है पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति। समर्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम हो गया है। तो इस चौथी चुनौती पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे जो है अपने अगले वीडियो में।